ये कहानी है सुधा देवी की, जिसका पति उसे छोड़कर कुछ साल पहले जा चुका था, यानी कि दूसरी शादी कर चुका था। सुधा देवी अपने दो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, जिसका नाम था राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण को बहुत अच्छी पढ़ाई देने के लिए सुधा ने प्राइवेट स्कूल में उनका एडमिशन करवाया और वो वहाँ पे खुद आया का काम करती थी। सुधा के दोनों बेटे जैसे ही स्कूल से आते हैं और सुधा उनसे कहती है, अरे बेटा, तुम दोनों आ गए हो मेरे जिगर। हाँ माँ, हम आ चुके हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। स्कूल में भी कुछ भी नहीं खाया, लंच बॉक्स अच्छा नहीं लगा माँ। अरे माँ, क्या पकाया है? जल्दी से बताओ ना, बहुत भूख लगी है। आपके हाथ का खाने का बहुत मन कर रहा है, जल्दी जल्दी बताएं। अरे बेटा बेटा बेटा, रुक जाओ, सब्र कर जाओ। एक काम करो, जल्दी से तुम दोनों बैग उतारो, मैं तुम लोगों को लिए गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, तुम तो मेरे जिगर के लाल हो, मेरी जिंदगी हो। जल्दी से बैग उतारो। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दोनों बच्चे यानी राम और लक्ष्मण बड़े होते गए। इतने में राम अपनी माँ से कहता है, माँ, अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हम बड़े हो चुके हैं। हाँ माँ, अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल चुकी है। अब आप कहीं पे भी काम नहीं करोगे, अब आप सिर्फ बैठ के रानियों वाली जिंदगी गुजारोगी। ठीक है माँ, अब आप बाहर नहीं जाना, ओके? सुधा अपने दोनों बेटों को कहती है, अरे बेटा, मैं बूढ़ी जान हूँ, मैं जब तक काम नहीं करूँगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन तुम दोनों बेटे मेरे बड़े हो गए हो, आज इस काबिल हो गए हो। अरे माँ, क्या हो गया है? काम के बगैर भी जिंदगी होती है। अब आप बैठोगी और आप आराम करोगी माँ, ठीक है? अरे लक्ष्मण, तुम ही माँ से कहो ना कि वो कुछ आराम शराम करें। हम हैं ना कमाने के लिए, हम बेटे किस लिए हैं माँ के? माँ, आप चिंता मत करें। हाँ माँ, आप बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करें, हम आपको रानियों वाली जिंदगी गुजारेंगे। आप आराम कीजिए और आराम कीजिए। अरे बेटा, मैं क्या करूं? मुझे तुम दोनों की शादी की भी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अगर तुम दोनों की नजर में कोई लड़की है तो तुम लोग शादी कर लो बेटा। मैं लड़की कहाँ से ढूंढूंगी? ये मेरी बूढ़ी हड्डियां, मेरी बूढ़ी जान कहीं जाने के काबिल नहीं है। ठीक है। इतने में राम और लक्ष्मण अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं और अपनी अपनी पत्नियों से कहते हैं, अरे गायत्री, मेरी बात सुनो। माँ बहुत अच्छी है, माँ ने हमें बहुत मेहनत से पाला है। और फिलहाल तुम माँ तीर्थ यात्रा पे गई है, उन्होंने कहा था कि तुम शादी कर लेना। लक्ष्मण अपनी पत्नी से कहता है, देखो काजल, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम कोई शिकायत का मौका दो। माँ ने हमें बहुत मेहनत से पाला है और बचपन से ही काम काज कर रही है सिर्फ और सिर्फ हमारी खातिर। अब आप दोनों उसे आराम देना, ठीक है? गायत्री और काजल अपने अपने पतियों से कहती हैं कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, माँ का वो ख्याल बिल्कुल ऐसे रखेंगी जैसे वो अपनी माँ का रखती हैं। दोनों पति अपनी अपनी पत्नियों से बहुत ज्यादा खुश थे इस बात पे कि वो लोग माँ का ख्याल रखेंगी। इतने में सुधा तीर्थ की यात्रा से घर पर वापस लौट के आ जाती है और बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके बेटे बहुएं जो लेके आ जाते हैं। यहाँ पे गायत्री अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मैं हूँ गायत्री, आपकी बड़ी बहू, और आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा वैसा होगा। इसके बाद काजल अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं आपकी छोटी बहू यानी कि काजल हूँ। आप मुझे छोटी बहू के से एक्सेप्ट करेंगे और मैं आपको बहुत सारी खुशियाँ दूंगी, बहुत कुछ करूंगी आपके लिए। सुधा जो होती है वो अपनी बड़ी बहू के सर पर हाथ रखती है और उसे आशीर्वाद देती है और कहती है, जीती रहे बहू, हमेशा सुखी रहे। तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा तेरे साथ मेरा। उसके बाद काजल के सर पे हाथ रख के उसे आशीर्वाद देती है और उसे भी कहती है, मेरी प्यारी सी छोटी बहू रानी। सुधा और काजल गायत्री बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है। घर में बहुत खुशहाली होती है
किसे पता क्या हो जाएगा अचानक से ये बहुएं अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। सुधा को गायत्री कहती है, अरे माँ जी, जब देखो टीवी देखती रहती हो। आपको ये भी पता है कि बिल कितना आता है? कुछ पता भी है? अरे बेटा, शादी से पहले तो मैं ही बिल दिया करती थी ना, काम काज करके। और अभी अगर राम दे भी रहा है तो क्या हो गया है, पहले तो मैं ही भरती थी। ठीक है, ऐसा ना कहो। काजल जो है वो गायत्री से कहती है, अरे भाभी, आप ना एक काम कीजिए, आप रोटी बना दीजिए। मैंने चावल और दाल बना दी है और सारा काम कर लिए। आपके हिस्से में सिर्फ रोटी आ रही है, जल्दी से बना दीजिए। गायत्री काजल से कहती है, क्या हो गया है? मैं क्यों बनाऊं रोटी? हाँ, राम बहुत कमाता है और सब कुछ इस घर का चलाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी घर के सारे काम काज करूं। मुझसे ना कोई काम वाम नहीं होते। जाओ जाओ, खुद काम करो और माँ जी से कहो वो काम करें। सुधा आती है और अपनी दोनों बहुओं को लड़ता हुआ देख के कहती है, अरे तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? इस बूढ़ी आंखों ने क्या अब ये भी देखना बाकी रह गया था? जब देखो तुम लोग लड़ती रहती हो। क्या हो गया है तुम लोगों को? क्यों लड़ती झगड़ती रहती, क्यों ताल भेद कर रही हो एक दूसरे के लिए? दोनों भाइयों को जब ये लड़ाई झगड़े की बात पता चलती है तो राम कहता है, ये अच्छा होगा कि हम लोग अलग हो जाएं। हम लोग इस घर का बंटवारा कर लेते हैं, क्योंकि ये रोज रोज की करनी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। अरे भाई, मैं किस तरीके से बंटवारा कर सकता हूँ? मेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं है। माँ को कौन रखेगा? एक काम कीजिए, 15 को और 15 दिन मैं रखूंगा माँ। ऐसा होता है कि दोनों भाई घर का बंटवारा कर देते हैं और सुधा के हिस्से में आता है दोनों तरफ का काम। काम ज्यादा करने की वजह से सुधा बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है और बेड पे रेस्ट करती है। सुधा की बीमारी में सुधा की बड़ी बहू राम से कहती है, अरे इसे तो जल्दी से हॉस्पिटल दिखा देते हैं, नहीं तो ये मर जाएगी बुढ़िया और सब हमें कहेंगे कि हमने इसका इलाज भी नहीं करवाया है। कुछ तो पैसे होंगे इसके पास। इतने में डॉक्टर आता है और वो बड़ी बहू से कहता है, माँ जी की हालत काफी सीरियस थी, लेकिन मैंने उन्हें दवा दे दी है। वो अब जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। टाइम से दवा दे देना। इतने में बाजी जो होती है यानी सुधा देवी, वो रिकवर हो जाती है अपनी बीमारी से और अपने तीनों बच्चों को बुला के कहती है, बेटा, मैंने तुम लोगों के लिए 20 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। मेरी वसीयत थी कि मैं तुम सबके नाम पे, यानी कि अपनी दोनों बहुएं और दोनों बेटों के नाम पे 20 लाख रुपए जमा रखती हूँ, ताकि जैसे तुम लोगों ने मेरा और मेरे घर का बंटवारा किया है, ऐसे तुम्हारी आने वाली औलाद तुम लोगों का बंटवारा ना करे। और मैं चाहती हूँ वो 20 लाख रुपए तुम दोनों भाई और बहुएं ले लो, ताकि मैं शांति से इस दुनिया से चली जाऊं और मुझे ये एहसास हो कि मेरे बेटे बिल्कुल सेफ होंगे। सुधा की बातें सुन के सुधा के दोनों बेटे बहुत ज्यादा अफसुर्दा होते हैं और उसकी बहू और दोनों बेटे सुधा से बहुत माफी मांगते हैं और अपने किए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं।